सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं भाषा क्या होती है, किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं और व्याकरण क्या होता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 1, भाषा और व्याकरण। सबसे पहले भाषा के विषय में जानते हैं बच्चों। यह संसार असंख्य जीव जंतुओं से भरा हुआ है, उनमें मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि ईश्वर ने उसे बोलने की शक्ति प्रदान की है। वह अपने मन के विचारों एवं भावों को बोलकर दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के भावों एवं विचारों को सुनकर समझ भी सकता है। विचार या भाव व्यक्त करने का यह प्रमुख साधन ही भाषा है। तो मनुष्य को संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है क्योंकि वह अपनी बातों को बोलकर अभिव्यक्त कर सकता है। दूसरा व्यक्ति भी, जो दूसरा मनुष्य है, उसकी बातों, विचारों को, भावों को सुनकर समझ सकता है। जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिस माध्यम से, वही साधन, वही माध्यम भाषा कहलाता है। परिभाषा है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझा जाता है। तो भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार तो दूसरों को समझा पाते हैं, दूसरों के विचार समझ पाते हैं। अब आता है भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इनके बारे में जानते हैं। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करते हैं, यानी कि अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं, दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, यही जो आदान प्रदान है वो मौखिक भाषा है। टीवी देखना, टेलीफोन पर बातचीत करना, वाद विवाद आदि मौखिक भाषा के ही रूप हैं। जब हम टेलीफोन पर बातचीत करें, टीवी देखें, आपस में वार्तालाप करें, वो सब मौखिक भाषा है। यह भाषा स्थायी नहीं होती, इसे संरक्षित रखने के लिए श्रव्य, दृश्य, कैसेट या सीडी का प्रयोग किया जाता है। तो ये भाषा क्या स्थायी नहीं होती। अगर हमने अपनी बात कही और दूसरे ने सुन ली, उसके बाद खत्म। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसको रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए, जिससे हम बाद में भी इसका उपयोग करें, तो क्या कर रहे हैं, जो सुनने और देखने के उपकरण है उसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कैसेट हो गए, सीडी हो गए। अब आती है अगली हमारी लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करें और दूसरा उसे पढ़कर समझे, या दूसरा हमें लिखकर अपनी बात बताए और हम पढ़कर उसे समझ ले, तो ये होगी हमारी लिखित भाषा। उदाहरण है पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के ही रूप हैं। इस भाषा को पढ़े लिखे लोग ही प्रयोग करते हैं। यह भाषा स्थायी होती है, इसके द्वारा हम ज्ञान का संचय करते हैं। तो जो है, ये जो लिखित भाषा होती है ना, इसका प्रयोग पढ़े लिखे लोग करते हैं। ये स्थायी रूप होता है भाषा का। इसके जो ज्ञान को हम संचय करके रख सकते हैं पुस्तकों के माध्यम से, और अन्य भी बहुत सारे माध्यम है उनके द्वारा। अब आती है बोली। बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यह किसी भाषा का ही अंग होती है। इसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता। इसका प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है। इसे प्राय लिखा नहीं जा सकता, इसीलिए इसमें साहित्य रचना नहीं होती। बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली आदि बोलियां हैं। बच्चों, जो बोली होती है ना, बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। ये भाषा का ही एक अंग होती है, लेकिन इसमें व्याकरण हो, जो बोली होती है व्याकरणों के नियमों से बंधी नहीं होती, इसलिए इसमें ज्यादातर साहित्य की रचना नहीं होती। केवल बोलचाल के लिए ही वहां के सीमित क्षेत्र के निवासियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली आदि हमारी कुछ बोलियां हैं। अब आती है उपभाषा। बोली का थोड़ा विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में शिक्षित वर्ग भी उसका उपयोग करने लगता है और उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में यह उपभाषा का रूप ले लेती है। मैथिली, अवधी तथा खड़ी बोली आदि बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर यह उपभाषा बन गई है। तो थोड़ा सा बोली का थोड़ा सा विकसित रूप ही उपभाषा कहलाता है। मतलब इसका क्षेत्र थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, पढ़े लिखे लोग इसको प्रयोग करने लगते हैं। इसमें साहित्य की रचना जब होने लगती है तो एक बोली है ना, उपभाषा बन जाती है। मैथिली, अवधी, खड़ी बोली
में बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने साहित्य की रचना की है, तो ये अब उपभाषा बन गई हैं। अब आता है लिपि। लिपि क्या होती है? आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, उसका कोई लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए, जिसकी सहायता से भाषा को लिखना संभव हो सका। तो शुरुआत में जब भाषा बोली जाने लगी थी तो केवल बोली जाती थी, हम अपने भावों को केवल बोलकर ही बता सकते थे। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता हुई कि भाषा को लिखना भी चाहिए, क्योंकि हम बोलकर ज्यादा दिन तक अपने जो ज्ञान है उसको संचित नहीं कर सकते थे, इसलिए लेखन की आवश्यकता हुई। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, बोली को जब लिखने की आवश्यकता पड़ी तो जो बोली जो आवाजें निकलती थी उनके लिए एक निश्चित चिन्ह बनाए गए, और जिसकी सहायता से भाषा लिखी गई। तो जो परिभाषा है लिपि की, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जो चिन्ह बनाए गए ना बच्चों, जो लिखने का जो ढंग है, जो तरीका है, वही लिपि होता है। विश्व की विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी भाषाएं, हमारे अपने भारत देश में ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और सबके लिए लिपियां अलग अलग होती हैं। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब आता है व्याकरण। जानते हैं व्याकरण क्या होता है? व्याकरण के बारे में जानते हैं। भाषा और व्याकरण के मध्य गहरा संबंध है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने में सहायता करता है। व्याकरण में भाषा को नियमित और व्यवस्थित बनाने के नियम होते हैं, जिनकी सहायता से हम भाषा का शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो भाषा और व्याकरण एक दूसरे से संबंधित है। हम किसी भी भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना सीखना चाहते हैं तो हमें उस भाषा का व्याकरण आना चाहिए। व्याकरण यानी कि ऐसे नियम जिससे हम उस भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना सीख जाते हैं। तो व्याकरण ही भाषा को एक नियमित और व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। अगर हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी भाषा को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, उसको ना पढ़ पाएंगे, ना बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। तो यहाँ पर दो कॉलम के माध्यम से समझाया गया है, का और ख के माध्यम से। मोर नाच रही है, मोर नाच रहा है। हम खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। उपयुक्त खंड का के वाक्यों में कुछ अशुद्धियां लिंग व सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। हमने खंड का के वाक्य पढ़े तो हमने देखा कि कुछ गलतियां हैं, वो लिंग से संबंधित हैं और सर्वनाम से संबंधित हैं, जिन्हें खंड खा के वाक्यों में दूर करके लिखा गया है। ये अशुद्धियां व्याकरण द्वारा शुद्ध की गई है। तो हमने देखा जो पहले वाले जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं अशुद्ध है, गलत है। हम जान पा रहे हैं कि गलत है, किस माध्यम से? क्योंकि हमें व्याकरण आता है। तो व्याकरण के द्वारा ही खंड खा में इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखा गया है। तो अगर हमें व्याकरण की जानकारी नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे कि जो वाक्य है, जो भाषा है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है? वह तो इसकी जो परिभाषा है ना बच्चों व्याकरण की, वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के नियमों को सिखाता है। जो जिस भाषा का हम व्याकरण पढ़ रहे हैं वो उस भाषा से संबंधित सभी हमें नियमों की जानकारी देता है। हम व्याकरण के माध्यम से ही भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीख पाते हैं। अब आते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण किन किन चीजों से मिलकर बना है? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। क्या क्या होते हैं ये? वर्ण विचार। इस अंग में वर्णों के लिखने व उच्चारण करने के ढंग तथा वर्णों के संबंध में विचार किया जाता है। मतलब वर्ण विचार में हम सीखते हैं कि वर्ण किस प्रकार से बने हैं, किस प्रकार से उनको उच्चारित किया जाए, क्या कितने भेद हैं, क्या संबंध है, ये सब जानते हैं। शब्द विचार, इस संग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट, उच्चारण आदि के संबंध में विचार किया जाता है। ये शब्द विचार हमें बताता है कि वे शब्दों की रचना किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है, क्या उनकी बनावट है, किस प्रकार से उच्चारित उनको किया जाए। और वाक्य विचार नंबर 3, इस अंग में वाक्यों के भेद, रचना, प्रयोग, विश्लेषण आदि के संबंध में विचार किया जाता है कि वाक्यों की रचना किस प्रकार से हुई, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, किस प्रकार से हम प्रयोग करें, किस प्रकार से हम उसका विश्लेषण करें। ठीक है, ये सारा हमें बताता है वाक्य विचार। अब हमने जो भी सीखा उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझा जाता है। भाषा हमारा ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों को समझा सकता है, दूसरों के भावों विचारों को समझ सकता है।
भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे कहते हैं व्याकरण, उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? उपभाषा, बोली, लिपि भाषा। तो ये कहलाती है बच्चों क्या? बोली। भाषा का लिखित रूप कौन सा है? टेलीविजन, पुस्तक, रेडियो या फिर मोबाइल। तो ये पुस्तक है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसके 3 अंग। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरना है, भरते हैं। मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। लिखित भाषा को पढ़े लिखे लोग ही प्रयोग करते हैं। अगला है कि हमारा भाषा एक क्षेत्र में बोली जाती है, तो यहाँ पर भाषा की जगह हम कर देंगे बोली। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। भाषा और व्याकरण में के मध्य गहरा संबंध है। नेक्स्ट है, दिए गए चित्रों में प्रयुक्त भाषा के रूप लिखिए। तो यहाँ पर लिखित भाषा क्योंकि दादी रामायण पढ़कर सुना रही है, पढ़ रही है दादी, है ना। और उसके बाद है ये टेलीफोन पे बातचीत, मौखिक भाषा। और ये क्या है? ये है लिखित भाषा। कंप्यूटर पर वर्क हो रहा है तो है लिखित। तो बच्चों हमने कार्य को बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जितना भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपने अभ्यास पुस्तिका। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से भाषा के बारे में जाना, व्याकरण के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।